Hello everyone, this is part 2 of legal procedures. So today we are going to discuss about the very important topic, that is courts and their powers and procedures. ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है, लाइक आपका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन जो भी हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स पूछते हैं, फिर एक ऑर्डर पूछते हैं कि अगर विटनेस का एग्जामिनेशन करना है, मतलब एविडेंस वो ला रही है कोर्ट में, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कोर्ट. ये तो सबको पता होगा कि कोर्ट क्या है. एक जुडिशियल डिपार्टमेंट का पार्ट है जिसमें हमें जस्टिस, जुडिशियल मतलब कि जो ऐसा सिस्टम जिससे हमें जस्टिस मिले, तो वो गवर्नमेंट का जुडिशियल डिपार्टमेंट का पार्ट है, जिसका फंक्शन होता है जितने भी लॉज है उसकी एप्लीकेशन, साथ साथ में जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज कोर्ट में लाई गई हैं उसको, केस को रिजॉल्व करना और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिस प्रोवाइड कराना. दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोर्ट. अब हम बात करते हैं कोर्ट, जिसका मतलब हो ही गया जस्टिस मतलब न्याय. अब उसकी प्रक्रिया मतलब क्या है कि उसके किस तरीके के प्रकार हैं, कैसे वो काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में. तो इंडिया में बेसिकली दो कोर्ट्स होते हैं. वन इज सिविल कोर्ट, जो हमें पता है कि जैसे कि डोमेस्टिक केसेस हो गए, कुछ कंज्यूमर केसेस हो गए, ऐसे केसेस के लिए. दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल का मतलब हो गया जैसे कि कोई मर्डर है, कोई प्रोसिक्यूट है, उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज, जो भी क्राइम हुआ है, उसके बेसिस पे जो कोर्ट बनाया गया, दैट इज क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड इज हाई कोर्ट, थर्ड इज सेशन कोर्ट, फोर्थ इज मजिस्ट्रेट कोर्ट. जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उसमें भी 4 पार्ट्स है. पहले क्या है, 3 पार्ट्स है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड थर्ड वन इज सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इन चारों कोर्ट्स के बारे में. तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल कोर्ट का फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट. हमें पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है, मतलब हाईएस्ट जुडिशियल मेंबर्स इसमें सारे बैठते हैं. तो हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल है, जो कि लोकेटेड कहाँ होगा, कंट्री के सबसे कैपिटल में, दैट इज न्यू दिल्ली. ठीक है. तो कंट्री को जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट है. मतलब कंट्री का जो सबसे बड़े से बड़ा इशू होता है वो सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व होता है. तो इसकी जो चीफ जस्टिस होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष है, जितने भी हमारे जजेस है, वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है इसकी चीफ जस्टिस को. साथ में इस पे पावर होती है जितने भी कोर्ट्स है सबको सुपरवाइज करने की. साथ में जितने भी लॉ डिक्लेयर करे गवर्नमेंट ने, वो सारा कुछ ये गवर्न करता है सुप्रीम कोर्ट. फिर आता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यूजुअली हाई कोर्ट कहाँ लोकेटेड है, स्टेट में, जो कैपिटल ऑफ स्टेट है. जैसे कि लखनऊ की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तो जो भी कैपिटल ऑफ स्टेट है वहां पर हाई कोर्ट है. मतलब स्टेट के लिए जो है, स्टेट ट्राइब्यूनल जो है, हाईएस्ट जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा हाई कोर्ट होता है. उच्च न्यायालय इसको बोलते हैं. ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो भी हमारे लॉज में मेंशन्ड है, वो सारे. सेशन कोर्ट की बात करें तो सत्र न्यायालय इसको बोलते हैं, दैट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहां पे सेशन कोर्ट प्रेजेंट होता है. सेशन कोर्ट भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता सेशन कोर्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट. कब तक नहीं कर सकता, जब तक उसे हाई कोर्ट परमिट ना कर दे. मतलब वो केस हाई कोर्ट में रेफर होगा, अगर वहां पे रिक्वायर्ड है कि डेथ सेंटेंस देना ही है, तो वो जाएगा हाई कोर्ट में. देन इट विल गो फॉर द अप्रूवल. वहां से अप्रूवल होने के बाद ही सेशन कोर्ट उसमें पनिशमेंट दे सकता है. नेक्स्ट वन इज मजिस्ट्रेट कोर्ट. मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमने फर्दर पढ़ना है. फर्स्ट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके अंदर क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो वो 7 साल की मैक्सिमम सजा वहां पर दी जाती है, इम्प्रिजमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं. और यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो उसके अंडर में ही आता है. वहां पे इम्प्रिजन जो है वो 3 ईयर्स का है. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 7 3 5 1 1, मतलब 3 साल की तो आपको इम्प्रिजमेंट और 5,000 रुपए का फाइन. और जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वहां पर 1 1 1 + 1, दैट इज 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट और 1,000 का फाइन. तो ये था इसका 7 3 5 1 1, जिसके अंदर हमने 7 साल की सजा, चीफ मतलब बड़ा है तो इसके अंदर 7 आएगा. फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में 3 साल की सजा और 5,000 रुपए का फाइन. और लास्ट वन इज सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसमें 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट और साथ में अप टू 1 ईयर 1,000 का फाइन. अब आती है कि क्या क्या पनिशमेंट है जो लॉ दे सकता है. तो उसमें हमारा डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, सिंपल इम्प्रिजमेंट, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट करती है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हड़प लेना, झड़प लेना, जो भी बोल सकते हो. फाइन और ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन. कब तक, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो सुधार केंद्र होता है उसमें अप टू द एज ऑफ 16 हम भेजते हैं. अगर मान लो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को सेंटेंस देना है, मतलब डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो उसको हम लोग टिल डिलीवरी एंड अटेनमेंट ऑफ 6 months ऑफ एज बाय द चाइल्ड, जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए तब तक उसे डेथ सेंटेंस वैलिड नहीं माना जाएगा. अब आते हैं प्रोसीजर्स ऑफ कोर्ट.
तो कोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर्स है, जैसे अगर मान लो किसी विटनेस को हमें कोर्ट में बुलाना है टू प्रूव देयर एविडेंसेस, तो उसके लिए हम समन भेजते हैं। ये वर्ड बहुत कॉमन है कि समन भेजा गया था, तो ये आपने पढ़ा भी होगा, इसको सबपीनिया भी बोलते हैं, मतलब अंडर पेनल्टी, मतलब एक ऐसा समन जिसको हम बोलते हैं एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कोर्ट इशू करेगी और साथ में किसके लिए, विटनेस के लिए, अंडर अ पेनल्टी, मतलब उसके डॉक्यूमेंट पे पेनल्टी होगी कि अगर वो टाइमिंगली नहीं पहुंचा वहां पर तो उसको पेनल्टी पे करनी होगी। इन ऑल द केसेस बाय पुलिस ऑफिसर, जैसे कि जो भी केसेस है, जो भी कोर्ट केस चल रहा है जिसको ये विटनेस देनी है, पुलिस ऑफिसर उसको भेजेगा, अटेंड करना है उसे कोर्ट, और जिस टाइम और डेट दी गई है उसी टाइम पे उसे अपने एविडेंसेस आके रखने होंगे कोर्ट के सामने। अगर मान लो विटनेस किसी सिचुएशन में फंस गया या फिर किसी रीजन से जान के वो नहीं अटेंड करता है, तो उसे फाइन और इम्प्रिजन अकॉर्डिंग टू दी समन, डिपेंड करता है कौन सी समन भेजी गई है उसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जाएगी। क्रिमिनल कोर्ट्स को अगर मान लो एक ही टाइम पे दो समन भेजी गई तो किसे प्रायोरिटी देंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स हैव प्रायोरिटी ओवर द सिविल कोर्ट्स। और अगर मान लो उसके पास वैलिड रीजन है या फिर कोई अर्जेंट रीजन है, तब उसे एक्सक्यूज करा जा सकता है, ठीक है, उस एक्यूज को, कि मतलब उससे उस पर्टिकुलर केस में एक्सक्यूज किया जा सकता है कि ठीक है उसके लिए डेट एंड टाइम चेंज कर दिया जाएगा। क्रिमिनल कोर्ट्स की प्रायोरिटी ओवर सिविल कोर्ट्स, और साथ में अगर मान लो दोनों ही क्रिमिनल कोर्ट है तो हायर कोर्ट को प्रेफरेंस जाएगी कि कहाँ से समन आया है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर मान लो कोर्ट भी सेम है तो प्रेफरेंस दी जाएगी कि पहले समन कहाँ से रिसीव किया गया है। ओके, तो ये था हमारा कोर्ट के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समन भेजा जाता है। अब ऑब्वियसली हमें विटनेस को कोर्ट तक लाना है, ठीक है, तो विटनेस के कोर्ट तक आने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या जितनी भी जगह का, तो हमें उसे पैसे कोर्ट देता है, दैट इज सेड टू बी एज कंडक्ट मनी, कि आप आओ, आपको एक आचरण राशि मिलेगी, दैट इज फीस पेड टू अ विटनेस एट द टाइम ऑफ सर्विंग दी समन। जब समन को सबमिट आना पड़ता है तब उस समन को सबमिट, मतलब उस एविडेंस को लेकर आने के लिए विटनेस को पैसे दिए जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस कवर करे जाते हैं फॉर अटेंडिंग द कोर्ट, ठीक है। अब ये जो कंडक्ट मनी होता है ये कहाँ पे दिया जाता है, इन द केस ऑफ सिविल केसेस, सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर कंडक्ट मनी नहीं दिया जाता। अब आते हैं एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एविडेंस रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें जो पॉइंट है दैट इज कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिकॉर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोर्ट में विटनेस आएगी तो वो क्या करेगी, ओथ लेगी, ठीक है। उसके बाद वो एग्जामिनेशन इन चीफ, जो उसका लॉयर होगा वो उससे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनेशन इन चीफ उसको बोलेंगे, अपोनेंट लॉयर उससे क्रॉस एग्जामिन करेगा, और री एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा क्वेश्चंस बाय द जजेस, फिर हो गए क्वेश्चंस बाय द जजेस। तो इसको हमें याद कैसे रखना है, OX, मतलब जो भी किसी की बंदी होती है, एक्स गर्लफ्रेंड होती है, अगर वो उसके रास्ते को क्रॉस कर रही है, वापस आ रही है, तो वो अपने दिमाग में री क्वेश्चन करने लगता है कि वेदर शुड आई और नॉट, लाइक बी कमिटेड और नॉट। तो ये होता है OX क्रॉस री क्वेश्चन, ओके। तो ये आपको ट्रिक है इसके लर्न करने की। ये एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है, एक MCQ पैटर्न में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग द एविडेंस, एंड दिस इज मस्ट, कि आपको ये याद होना चाहिए। तो OX क्रॉस री क्वेश्चन। अब आते हैं ओथ कैसे ली जाती है। तो कोई भी एविडेंस लेकर जो विटनेस आता है उसे ओथ लेनी होती है, और ओथ कब नहीं लेते, बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज में नहीं लेते। और ओथ का प्रोसीजर आपको पता ही है कि आपको आई विल ऑलवेज टेल द ट्रूथ ऐसे करके बोला जाता है। इट इज कंपल्सरी फॉर टेकिंग ओथ, और अकॉर्डिंग टू द रिलीजन जो भी होली बुक होती है उस पर हाथ रखवाया जाता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ईयर ऑफ बिलो 12 ईयर्स। अब आते हैं परजुरी। परजुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। परजुरी के बारे में वाइवा में नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन। परजुरी शपथ भंग, मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस में या तो ब्राइब करा हुआ है या फिर उसे कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर वो झूठ बोलने वाला है, तो इट मीन्स टेलिंग लाइज बाय अ विटनेस अंडर द ओथ। और या फिर वो जो उसको सच पता है, फेलियर टू टेल व्हाट ही नोज और बिलीव्स टू बी ट्रू, जो उसे सच पता है वो भी वो नहीं बता रहा है ड्यू टू सम प्रेशर और अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो परजुरी में जो पनिशमेंट दी जाती है वो सेक्शन 193 IPC के तहत दी जाती है। ये था ओथ। अब आएगा, हमने OX से याद करा था, तो एग्जामिनेशन इन चीफ। तो जो भी मुख्य परीक्षा करी जाएगी उसमें क्या होगा, लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर हाँ या ना में है, पहले पता चल रहा है हाँ बोलना है या ना, तो लीडिंग क्वेश्चंस वो नहीं पूछ सकते जो भी लॉयर है, एक्सेप्ट व्हेन दी विटनेस इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल विटनेस का क्या मतलब होता है, जब विटनेस हॉस्टाइल है, मतलब कि विटनेस ऑलरेडी ब्राइब्ड है, ठीक है, वो पहले से बिकी हुई है, वो हमें पता है झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तभी उसी केस में सिर्फ और सिर्फ लीडिंग क्वेश्चन
पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लीडिंग क्वेश्चन, क्या होते हैं, विच सजेस्ट देयर आंसर ऑटोमेटिकली, जिससे आंसर पता चल रहा है वो क्वेश्चन। हॉस्टाइल विटनेस मैंने अभी आपको बताया, ऐसी विटनेस जो पर्पसली स्टेटमेंट गलत दे रही है, कॉन्ट्रारी दे रही है या किसी के इन्फ्लुएंस में ब्राइब्ड है, तो ऐसी विटनेस को हम लोग हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं, ठीक है। ही में इंटेंशनली कंसील अ पार्ट ऑफ ट्रूथ, जो भी ट्रूथ है उसको छुपाएगा या फॉल्स एविडेंस देगा, दैट इज सेड टू बी एज हॉस्टाइल विटनेस। अब हमें पता तो ओ एक्स अब क्या कर रही है, एक्स रास्ता क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो विटनेस है वो डिफेंस लॉयर जो होगा उससे क्वेश्चन पूछेगा, अपने केस को फेवर करवाएगा, मतलब ऐसे फेवरेबल क्वेश्चन पूछेगा जो उसके केस को प्रूव करे, साथ साथ में एक्यूरेसी टेस्ट करेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। और कोर्ट ऐसे इनडिसेंट क्वेश्चंस जो कि उसके कुछ पर्सनालिटी को या उसके कैरेक्टर को हार्म कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते हैं। सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं विद केयर बाय द विटनेस, और लीडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे अलाउ होते हैं, हाँ या ना में जवाब देना अलाउड होता है। री एग्जामिनेशन वापस से जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो कंक्लूड करेगा, वापस से क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन लीडिंग क्वेश्चंस अभी भी अलाउड नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चंस बाय द जज। अब जज अपने टाइम टू टाइम क्लियर करते रहते हैं डाउट्स, तो वो लिखा हुआ है आपका एग्जामिनेशन बाय द जज। ये था हमारा टोटल प्रोसीजर जिसको हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं एविडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंस। एविडेंसेस किस तरीके के होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो दो तरीके के, रिटन एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है ओरल एविडेंस जो मौखिक रूप से दिया गया है। रिटन होते हैं जो हमें लिखित रूप से दिया गया है। तो क्या होता है, जो दस्तावेज मतलब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उसमें क्या क्या आता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा, इसमें लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके अंदर क्या क्या आएगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि इंस्पेक्शन के टाइम में कोर्ट में प्रोड्यूस करने लेकर आने, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल लीगल रिपोर्ट। अगर हमें मान लो यहाँ पे बात करें हम मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो वो क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सर्टिफिकेट वैलिड बनाकर देता है उसे मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं। इसमें जैसे कि अगर कोई बीमारी का है तो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर इल हेल्थ, जिसमें नेचर ऑफ इलनेस आएगा, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, वेदर, ये सब कुछ वेदर फिट और नॉट ये लिखना पड़ता है। फिर आते हैं डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें अगर पेशेंट नेचुरल डेथ वाला है, लग रहा है डॉक्टर को पता है उसी की प्रेजेंस में हुआ है, तो वो नेचुरल डेथ सर्टिफिकेट बना कर देता है। बट मान लो अगर वो कुछ भी डॉक्टर को श्योर नहीं है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, या कुछ सस्पिशन है कि बॉडी के साथ कुछ फॉल प्ले हुआ है या कुछ गड़बड़ है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। और उसी केस के अंदर आती है मेडिकल लीगल रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो डॉक्टर प्रिपेयर करता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस। जैसे कौन से केसेस में, जैसे कोई इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम, रेप पेशेंट का, मर्डर हुआ है, पॉइजनिंग हुई है, असॉल्ट हुआ है, तो वो अपनी पूरी इंक्वायरी करके पूरी ओपिनियन अपना लिखकर एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको हम मेडिकल लीगल रिपोर्ट कहते हैं। फिर ये कोर्ट में जाकर प्रोसीड करके आगे एविडेंस के रूप में दी जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डाइंग डिक्लेरेशन, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, डाइंग डिपोजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एक एक करके देखते हैं होता क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब पहले तो आपको याद कैसे रखना है, लोग इसको अक्सर मतलब इसको उल्टा ऊपर नीचे कर देते हैं, वाइस वर्स कर देते हैं, बट इसको याद रखना है डिपोजिशन से। डिपोजिशन का क्या मतलब है, डिपोजिट करना, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो परमानेंट है, डिपोजिट हो चुकी है, एक तरीके से दफना देना या उसे जमा कर लेना। डिपोजिट मतलब जमा करना, परमानेंटली जमा। बस आप इतनी सी लाइन याद रखोगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो डाइंग डिक्लेरेशन से स्टार्ट करते हैं। डिक्लेयर कर देना मतलब एक ऐसी रिटर्न और ओरल स्टेटमेंट जो पर्सन अपनी डेथ मतलब डेथ बेड पे है, उसके उस टाइम पे वो अपनी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि किसी वजह से उसके साथ कुछ कॉज ऑफ डेथ है जो रिलेटेबल है किसी और इंसान से, किसी एक्यूज से, तो वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब वो डिक्लेयर कर रहा है। और मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अगर पेशेंट की सीरियस कंडीशन है तो वहां पे प्रेजेंट डॉक्टर या कोई भी पर्सन उसे रिकॉर्ड कर सकता है उसका इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट कंपलसरी, दिस इज नॉट कंपलसरी, ओके। लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर भी कर सकता है, और जो कोई भी उसके पेरेंट्स है, जो भी इन्वॉल्व है, कोई भी इंसान अवेलेबल है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। और पर्सन को इसमें ओथ की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो इट इज बिलीव कि वो मरते हुए सच ही बोलेगा। लीडिंग क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं पूछे जाते, ऑब्वियसली किसी की डेथ होने वाली, वो क्या ही लीडिंग क्वेश्चन के आंसर देगा। सिग्नेचर बस हमें लिए जाते हैं डिक्लेरेंट के और जिसने विटनेस और डॉक्टर के जिसने वो पूरा लिखा है। इफ द डिक्लेरेंट सर्वाइव, अब बात यहाँ आती है डिक्लेयर, बस वो डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बच गया तो उसे ओरल एविडेंस के लिए वापस से कोर्ट में आएंगे और ये जो डिक्लेरेशन है पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डाइंग डिपोजिशन में क्या होगा, जो स्टेटमेंट दी गई है वो प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट, कोई और ऐसे नहीं ले सकता, और एक्यूज भी वहां प्रेजेंट होगा, साथ में वो
काउंसिल जिसको अलाउ करा जाएगा क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, मतलब लॉयर प्रेजेंट होगा जो कि क्रॉस एग्जामिन करेगा। डॉक्टर पहले चेक करेगा कि पर्सन कैपेबल है स्टेटमेंट देने के लिए। कंपोज मेंटिस का मतलब होता है मेंटली प्रिपेयर्ड है टू आंसर, टू एग्जामिन करवाने के लिए, तो इसे बोलेंगे कंपोज मेंटिस, मतलब वो अपने पूरे होशो हवास में उस स्टेटमेंट को दे रहा है। फिर उसके बाद कोर्ट, बेड साइड कोर्ट भी बोलते हैं, वो चलेगा जिसके अंदर इसकी ज्यादा वैल्यू एज कम्पेयर टू डाइंग डिक्लेरेशन। अगर यहाँ पर्सन मर भी जाते तब भी ये एक्सेप्टेड है रिपोर्ट, इसीलिए इसको बोल रहे परमानेंट जमा हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। यहाँ लिख लो इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये प्रॉपर कोर्ट जैसे बेड के पास ही चल गया, उस तरीके का होता है डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। तो अब अगर हम देखें डाइंग डिक्लेरेशन और डिपोजिशन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन ले सकते हैं, लेमैन पर्सन, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, बट डिपॉजिट करना है तो सिर्फ मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। और ये जो होती है इसमें कोई ओथ नहीं होती डाइंग डिक्लेरेशन में, बट यहाँ पे मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है, पूरी कोर्ट जैसा प्रोसीजर है, तो ओथ इज इन्वॉल्व। पर्सन इज नॉट क्रॉस एग्जामिन, डाइंग डिक्लेरेशन में पर्सन को क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट डाइंग डिपोजिशन में कर सकते हैं, और डाइंग डिक्लेरेशन लेस सुपीरियर एज कंपेयर टू डाइंग डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटनेस क्या होती है। विटनेस एक ऐसा पर्सन जो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो ये होती है विटनेस। अभी हमने एविडेंस पढ़े, डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंसेस, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विटनेसेस। विटनेस दो तरीके की बताई गई, कॉमन विटनेस और दूसरी एक्सपर्ट विटनेस, और तीसरी अभी हमने पीछे देखी थी खुद से, हॉस्टाइल विटनेस, ठीक है। तो कॉमन विटनेस क्या है, कोई भी पर्सन जिसके पास एविडेंस है वो अपने आप अपने फैक्ट्स जो भी उसने केस देखा है उसे ऑब्जर्व करके आके अपनी विटनेस दे। एक्सपर्ट विटनेस वो होती है जिसमें एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, कैपेबल है अपना ओपिनियन देने के लिए, जैसे कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई हैंड रिटन एक्सपर्ट है, जिसे पूरा उसके केस के बारे में पता है, अपनी परफेक्टली उस चीज़ को वो जाके प्रेजेंट कर सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, और उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो विटनेस एविडेंस कलेक्ट करके प्रोवाइड कर रहा है। अब आती है डॉक्टर्स की कुछ कॉन्डक्ट ड्यूटीज होती है, जो विटनेस के बॉक्स में उसको जब डॉक्टर को प्रेजेंट करना होता है तो क्या उसे फॉलो करना है। वो एक तो धीरे बोलेगा, क्लियर बोलेगा, लाउड बोलेगा, सिंपल लैंग्वेज जो सबके समझ में है, अवॉइड लॉन्ग डिस्कशन, कोई लंबे डिस्कशंस नहीं, साथ में वो प्रॉपर प्रिपेयर होकर आएगा विद द डिटेल ऑफ द केस, और उसके पास बहुत मिनिमम अटेम्प्ट होते हैं तो वो जल्दी से जल्दी लाइक ऑल रिकॉर्ड्स वो साथ लेकर आएगा और साथ में मिनिमाइज करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, शुड नॉट अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द रिकॉर्ड, ऐसा नहीं होगा कि जो रिकॉर्ड्स है उनको कम कर दिया, एक दो रिकॉर्ड उठा लाया, प्रॉपर उसे आके वो प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट आती है ये जो डॉक्टर होता है वो एग्जैगरेटेड टर्म्स ना बोले, साथ में डिस्क्रिपेंसी जो भी रिकॉर्ड्स और टेस्टिमनी है उसमें कुछ चेंजेस ना करे, प्लीजेंट बोले, पोलाइट बोले। क्वेश्चन आता है कि लाइक आपको डॉक्टर्स की जितनी क्वालिटीज है वो लिखनी है। फिर आती है वॉलंटियरिंग स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसीजर में जब लेमैन इज नॉट सपोज टू मेक अ स्टेटमेंट विदाउट बीइंग आस्क्ड, मतलब जो लेमैन होता है उसमें नॉर्मल केस में कोई भी स्टेटमेंट के लिए खुद से आके नहीं प्रेजेंट कर सकता, लेकिन जो मेडिकल मैन होता है ना उसको वॉलंटियरिंग, मतलब उसको अपने आप प्रिविलेज होता है आके अपनी स्टेटमेंट देने का, चाहे उससे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए। जज डज नॉट रिगार्ड हिम एज एन मेडिकल एडवोकेट बट पुट फॉरवर्ड बाय वन साइड टू एस्टैब्लिश द केस, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि जज मना करेगा या कुछ भी, वो वॉलंटरली अपना केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा, और साथ में वो हेल्प करता है केस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल सीक्रेट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक सीक्रेट सी रखना, किसके बीच में, डॉक्टर और जो पेशेंट है, मतलब डॉक्टर कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ पेशेंट कि उसकी क्या बीमारी है, उसका क्या रिलीजन है, कुछ भी चीज वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अदरवाइज उस पर कोई चार्जेस लग जाएंगे, पेशेंट चाहे तो उसे क्लेम कर सकता है इन द फेलियर ऑफ ट्रस्ट, और इसकी वजह से वो जो डिस्क्लोजर है वो अलाउड नहीं है। बट प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो डॉक्टर है फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, जैसे कोई डिजीज पता चली उसे कोरोना है, ठीक है, अब वो उस पेशेंट की सेक नहीं देखेगा, वो सोसाइटी की सेक के लिए वो नोटिफाई करेगा हायर अथॉरिटीज को, तो इसमें जो सीक्रेसी है वो टूट जाती है इन दीज सर्कमस्टांसेस, इसको बोलते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। एक लॉयर पे प्रिविलेज होता है, राइट होता है कंसील करने का सीक्रेट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बट मेडिकल मैन जो होता है अंडर सर्कमस्टांसेस हैज टू डिसवर्ज, जो भी केसेस है उसको वापस जाकर बताना पड़ेगा कोर्ट में या जो भी हायर अथॉरिटीज है, नेवरदलेस ही शुड ऑन द अकाउंट ऑफ वॉलंटियर दीज सीक्रेट बट शुड डाइवर्स देम अंडर द प्रोटेक्शन शो हिज सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, मतलब अपनी मॉरल ड्यूटी तो रहेगी उसकी कि वो जब तक उसको लग रहा है कि इस चीज से हार्म नहीं हो रहा है सोसाइटी को, वो रखेगा उसे सीक्रेसी, बट जैसी कुछ भी बात है जहां पर उसे लग रहा है कि इसे हाइड करने से प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर जाकर वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के तहत उसे जाके बताएगा।
और अगर वो ऐसा नहीं करता, कोर्ट उससे पूछ रही है और उससे उसे बताना है, तो इफ ही डज नॉट पे हीड टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, अगर ऐसा नहीं करता है तो ही इज लायबल टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, जो भी पनिशमेंट है फिर उसे वो भी मिल सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्ट्स एंड देयर प्रोसीजर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। डेफिनेशन पढ़ी हमने, टाइप्स ऑफ कोर्ट पढ़े, दो तरीके के, सिविल एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल कोर्ट में हमने पढ़ लिया है सुप्रीम हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जिसके भी फर्दर चीफ, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, 7, 3, 5, एक एक हमने याद करा। फिर हमने पनिशमेंट्स पढ़ी, एविडेंस पढ़े, ओथ टेकिंग का प्रोसेसर जो आपको ट्रिक से याद कराया है, क्या याद कराया है, OX क्रॉस रिक्वेशन। उसके बाद हमने कंडक्ट मनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमारा जितना भी एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट, इन वाइवा और सब चीज़ों के लिए क्वेश्चन भी आते हैं। फिर हमने विटनेस पढ़ ली, 3 तरीके की, कॉमन, हॉस्टाइल एंड एक्सपर्ट विटनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।